महोदय, सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत कम समय में और इतना कॉम्प्लेक्स इशू था उसको बड़े सरल तरीके से ये रिपोर्ट सदन के माध्यम से पूरे दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने रखी है। जनतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हूं। और जो ऐसा कहता है वो संविधान के खिलाफ बात करता है, क्योंकि संविधान का मूल ढांचा जनतंत्र है। हम लोगों के संविधान का मूल ढांचा। मुझे उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि रिपोर्ट आने के बाद कल एलजी हाउस से इसका काउंटर आया तो पब्लिक में डिबेट चालू हुआ। यही मकसद था कि जनता के सामने आना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। तथ्य सबके सामने आ गए, अब जनता तय करेगी। तथ्यों का सबके सामने आना बहुत जरूरी था। तो ये एक हेल्दी डिबेट चालू हुआ और मुझे लगता है कि इसको एनुअल बजट का हिस्सा बना लिया जाए कि हर साल एलजी के ऑफिस का आउटकम बजट पेश किया जाएगा। मैं दोनों पढ़े, मैंने जो आउटकम बजट है वो भी और जो एलजी साहब का काउंटर है वो भी। मुझे बहुत खुशी इस बात की भी है कि एलजी साहब के काउंटर में लगभग कई सारी बातों को उन्होंने कबूल किया है जो आउटकम बजट की रिपोर्ट में था। एलजी साहब ने अपने उसमें लिखा है कि मेरे पास 10,000 फाइलें आई, 97% फाइलें मैंने अप्रूव कर दी, 3% फाइलें मैंने अप्रूव नहीं की। तो 10,000 का 3% बनता है 300। तो 300 फाइलें उन्होंने अप्रूव नहीं की। तो सिसोदिया जी से लगता थोड़ी गड़बड़ हो गई। सिसोदिया जी कह रहे थे 32 फाइलें नहीं की, एलजी साहब कह रहे हैं 32 नहीं, मैंने 300 फाइलें, मैंने 300 फाइल अप्रूव नहीं की। जो 97% फाइलें, 9700 फाइलें थी, वो किस किस्म की फाइलें थी? तो कल मैं होम मिनिस्टर से बात कर रहा था, उन्होंने बताया जी इनमें से 5 से 6,000 फाइलें तो पेरोल की थी, रूटीन में जाती हैं। लॉ मिनिस्टर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी अपील फाइल करें कि ना करें, जितने केस हम लोग निचली अदालत में हार जाते हैं सरकार, वो रूटीन में सिग्नेचर के लिए एलजी साहब के पास जाती है। डीडीए की हजारों फाइलें जाती हैं, इसकी हजारों। रूटीन की फाइलें 9700 फाइलें थी, पुलिस की इतनी फाइलें जाती हैं, सर्विसेज की, विजिलेंस की इतनी फाइलें, रूटीन की फाइलें जाती है। तो 9700 फाइल्स थी वो रूटीन की थी। 300 फाइल थी जो पॉलिसी से रिलेटेड थी, बड़ी बड़ी मोहल्ला क्लिनिक, तीर्थ यात्रा, राशन, 1 करोड़ की वो सैनिकों को देने, इस किस्म की 300 फाइलें थी। एलजी साहब ने अपने नोट में कबूल किया है कि मैंने वो 300 फाइलें खारिज कर दी, मैंने अप्रूव नहीं की। वो खुद कबूल कर रहे हैं। ये एक अक्सर गलत फहमी फैलाई जाती है कि जी शीला जी के टाइम पे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, ये आप ही की सरकार लड़ती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीला जी के पास जो पावर थी, आज हमारी सरकार से वो सारी पावर छीन ली गई है। कौन कौन सी वो पावर थी जो हमसे छीन ली गई हैं? 5 पावर थी जो शीला जी के पास थी, हमारे पास नहीं है। शीला जी के पास ये पावर थी कि वो किसी भी अफसर को ट्रांसफर कर सकती थी, उसकी पोस्टिंग कर सकती थी। उन्हें लगता था ये अफसर अच्छा है, अच्छा काम करता है, तो इसको ये अच्छी वाली पोस्टिंग दे दो, ये अच्छा काम करेगा। उसको ये लगता था ये अफसर गड़बड़ है, तो उनके पास पावर थी कि उसको यहां से हटा के यहां कर दो। मुझे बताया गया 1-2 अफसर तो ऐसे हैं जिनको 1-1 साल तक उन्होंने बिना पोस्टिंग के रखा था। अश्विनी कुमार को 7-8 महीने तक उसको बिना पोस्टिंग के रखा था, क्योंकि
ठीक नहीं काम कर रहा था, हमें भी लगा ठीक काम नहीं कर रहा था। तो उनके पास पावर थी ट्रांसफर और पोस्टिंग करने की, वो पावर हमसे आने के बाद केंद्र सरकार ने छीन ली। आज हम किसी भी अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। उनके पास पावर थी कि कोई भी अफसर अगर गलत काम करे उसके खिलाफ विजिलेंस प्रोसीडिंग शुरू करने की, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करने की, उस अफसर को सस्पेंड करने की, और अगर साबित हो जाए तो उस अफसर को नौकरी से डिसमिस करने की पावर शीला दीक्षित जी के पास थी। आज अगर हमारे सामने कोई अफसर गड़बड़ काम करे तो हमारे पास ये पावर नहीं है विजिलेंस की, केंद्र सरकार ने हमसे ये पावर छीन ली। शीला जी के पास पावर थी एंटी करप्शन ब्रांच की, कि अगर कोई अफसर भ्रष्टाचार करे तो शीला जी उसको पकड़ के जेल भेज सकती थी। हमारे पास ये पावर नहीं है। आज हमसे एंटी करप्शन ब्रांच मोदी जी ने छीन ली, प्रधानमंत्री जी ने छीन ली, केंद्र सरकार ने छीन ली। आज अगर कोई मेरी आंख के सामने कोई अफसर रिश्वत ले रहा हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूं। ये पावर हमसे छीन ली। शीला जी के पास पावर थी खाली पोस्टों पे भर्तियां करने की। DSSB शीला जी के अंडर में आता था। आज हमारे पास पावर नहीं है खाली पोस्टों पे भर्तियां करने की, नई पोस्ट क्रिएट करने की। DSSB आज हमारे से छीन लिया गया। हम कोई नई भर्तियां नहीं कर सकते। शीला जी के टाइम पे सारी फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाती थी। एलजी साहब मनमानी 4 अंग्रेजी की लाइनें नहीं लिख सकते थे, फाइलें नहीं जाती थी तो क्या लिखेंगे वो? जब फाइल जाती है तो लिखते हैं। शीला जी के टाइम पे सारी फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाती थी। आज सारी फाइलें दिल्ली सरकार की, एक एक छोटी से छोटी फाइल भी एलजी साहब, तभी तो 10,000 फाइलें हो गई। ये तो 10,000 फाइलें, एलजी के पास 10,000 फाइलों का क्या मतलब? तो सारी फाइलें आज दिल्ली सरकार के एलजी साहब के पास जाती हैं, तो हर फाइल पे कुछ 2-4 अंग्रेजी की लाइनें लिख देते। एलजी साहब ने कल अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है, द फ्यू फाइल्स, जो कह रहे हैं 300 फाइल्स रिटर्न्ड were those files which were incomplete or in contravention of rules। एलजी साहब ये कह रहे हैं भाई जो फाइलें वापस करी उसमें इन्होंने वो फाइल इनकम्प्लीट थी, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था, रूल्स के खिलाफ थी, इसलिए मैंने वापस करी। अब एक फाइल हमारी थी दिल्ली हेल्थ केयर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, उसमें एलजी साहब ने एक लाइन लिख के भेजी, I don't think it is a good idea। ये कौन से रूल का वायलेशन है? I don't think it is a good idea। I don't think it is a good idea। I don't think it is a good idea। इसमें कौन से रूल का वायलेशन है? इसमें कौन से प्रोसीजर का वायलेशन है? ऐसे तो हिटलर भी नहीं करता होगा। ये तो तानाशाही है, ये तो डिक्टेटरशिप है। बस आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। एक दिन हो सकता है उस दिन वाइफ से झगड़ा हो गया हो, तो ही डिडंट लाइक द आइडिया। वो फाइल की किस्मत खराब थी, वो उसी दिन उनको पुटअप हुई, तो उन्होंने लिख दिया आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अब ऐसे फाइलें अगर बीवी के झगड़े के बीच में फाइलें फंसेंगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने लिखा 1 करोड़ रुपए, हमने कहा था कि 1 करोड़ रुपए देंगे जो शहीद होगा, सेना का शहीद होगा, कोई सैनिक होगा, अगर वो दिल्ली का रहने वाला तो उसके परिवार को सम्मान के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। हमने कहा था पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस में अगर कोई काम करता है, वो ड्यूटी पे मारा जाता है, काम करते हुए किसी ऑपरेशन में मारा जाता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे। हमने कहा था फायर डिपार्टमेंट का अगर कोई कर्मचारी फायर ऑपरेशन में मारा जाता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे। बताओ क्या गलत करा था? ये वाली फाइल भी एलजी साहब ने पहले तो लिख दिया केंद्र सरकार की ओपिनियन ले लो,
कानून में कहीं नहीं। अरे केंद्र सरकार की ओपिनियन लेते तो दिल्ली वाले बेवकूफ थे जो चुनाव में लंबी लंबी लाइनों में वोट डाल के आए थे। उन्होंने वोट केजरीवाल को दिया था, उन्होंने वोट मोदी को नहीं दिया था। मोदी को 3 सीट दे दी। उन्होंने केंद्र सरकार को हराया था। और एलजी साहब कहते हैं उनसे पूछो, क्यों पूछे? नहीं पूछते। फिर भी हमने सोचा यार क्या फायदा लड़ाई करने से, हमने भेज दी फाइल। 2 साल तक फाइल केंद्र सरकार में पड़ी रही। 2 साल तक कोई जवाब नहीं आया। रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजे, अफसर भेजे, फोन करे केंद्र सरकार को, भाई इतनी हमारी दूसरी फाइल लटका रखी, ये तो क्लियर कर दो। उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर एलजी साहब को चिट्ठी लिखी जी, ये तो जवाब ही नहीं दे रहे। अब एलजी साहब ने एक और ऑब्जेक्शन कोई लगा के भेज दिया। इसमें अब ये बताओ एलजी साहब कि इसमें कौन से कानून की वायलेशन है, कौन से प्रोसीजर की वायलेशन है? आप क्यों बदला ले रहे हो हमारे सैनिकों से? आप क्यों बदला ले रहे हो हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों से? आप क्यों बदला ले रहे हो हमारे फायर? मैं 6 परिवारों को, फायर डिपार्टमेंट के 6 परिवारों को हमने अनाउंस कर रखा है कि 1 करोड़ रुपया देंगे। उनकी रोज उनकी विधवाएं मेरे घर के चक्कर काटती है कि क्या हुआ जी उस 1 करोड़ रुपए। मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को? उस फाइल को भी शर्म आनी चाहिए। उस फाइल को भी एलजी साहब ने कहते हैं, अब एक उसमें लिख दिया लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ले। मोदी जी ने जब नोटबंदी करी थी, मोदी जी एक सील्ड कवर में लेके गए थे। कैबिनेट की मीटिंग के पहले या बाद में पता नहीं, मेरे को राष्ट्रपति जी के पास लेके गए। उसमें कोई लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन नहीं थी, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओपिनियन नहीं थी। राष्ट्रपति ने तो नहीं लिखा लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन लेके आओ। क्यों राष्ट्रपति जी ऐसे नहीं थे जैसे ये कर रहे हैं? कैबिनेट के अंदर आया, कैबिनेट ने पास कर दिया, कोई लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन नहीं, कोई फाइनेंस। कैबिनेट सुप्रीम है भाई, कैबिनेट ने पास किया है। एलजी साहब कौन होते हैं हमें कहने वाले लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन लो? लॉ डिपार्टमेंट एलजी साहब के अंडर में नहीं आता। अगर राष्ट्रपति को कोई प्रपोजल पुटअप किया जाता है तो राष्ट्रपति अपने लॉ ऑफिसर से पूछता है। एलजी साहब को पूछना है, एलजी साहब अपने लॉ ऑफिसर से पूछे। हमारे लॉ डिपार्टमेंट, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें कहते हैं ऐसे है जैसे हेडमास्टर लगे हुए और हम कोई बच्चे हैं कैबिनेट वाले, हमारी होमवर्क की कापियां चेक करते हैं रोज बैठ के। तुमने ये ठीक नहीं किया, ये गलत कर दिया, ये रोज कापियां चेक करते हैं। इतना तो मेरे टीचरों ने तंग नहीं किया होगा जितना एलजी साहब हर कापी के अंदर। उसके बाद इनकम, हमने कहा भाई जितने मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट होते हैं, जितने हमने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट होते हैं, हमने कहा सारे फ्री होने चाहिए, सारे फ्री। उस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया, बोले केवल बीपीएल के लिए फ्री होंगे। अब पहले तो वो लैब वाला देखेगा तुम्हारा बीपीएल कार्ड, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। बोले केवल बीपीएल के लिए होना चाहिए। फिर हमने वो जो स्कीम बनाई थी कि अगर दिल के हॉस्पिटल के अंदर नहीं होगा तो प्राइवेट अस्पताल में आप करवा सकते हो, 1 महीने में सर्जरी नहीं होगी तो प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हो। उसमें बोले कि बीपीएल के लिए होना चाहिए। ये कौन से का प्रोसीजर की वायलेशन थी जी? ये कौन से रूल की वायलेशन थी? ये तो आप तो अपनी मनमानी चलाओगे, जो आपके मन में आएगा बीपीएल के लिए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वोट मांगने हम गए थे, वोट मांगने आप नहीं गए थे। हमने कहा था दिल्ली की जनता को कि हम तुमको ये देंगे, हमने कहा था, दिल्ली की जनता ने वोट दिया, बस ये डेमोक्रेसी है। और उसके बाद एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगाया, मीडिया में ऐसी भदपीटी एलजी साहब की, ऐसी भदपीटी, 10 दिन में फिर क्लियर कर दिया। वही प्रपोजल क्लियर कर दिया, वही प्रपोजल, वही चीज सारी अब बिना बीपीएल की कंडीशन के क्लियर कर दिया। तो एलजी साहब किसके प्रति जवाब दे हैं? कौन जवाब देगा? जो एलजी साहब ने सेम प्रपोजल अगर एलजी साहब ने क्लियर किया, इसका मतलब बदमाशी करी एलजी साहब ने, मान ली मैंने बदमाशी करी, इसका जवाब दे एलजी साहब, दिल्ली की जनता को जवाब दे एलजी साहब कि सेम प्रपोजल को क्यों पास किया। उसके बाद क्यों मीडिया में भदपीटी? मीडिया ने ऐसी इनकी गत बनाई, ऐसी गत बनाई इन्होंने। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज रिजेक्ट कर दिया। क्या कह के रिजेक्ट किया? ट्रैफिक बढ़ जाएगा सड़कों के ऊपर, ये लिखा था फाइल पे, ट्रैफिक बढ़ जाएगा सड़कों, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा सड़कों पे, ट्रैफिक बढ़ जाएगा सड़कों। इसमें कौन सी वायलेशन थी? कौन से रूल की वायलेशन थी? कौन से प्रोसीजर की वायलेशन थी? ट्रैफिक बढ़ जाएगा, इसमें कोई वायलेशन थी? मीडिया में ऐसी भदपीटी, इनकी ऐसी भदपीटी, 10 दिन में क्लियर कर दिया। सेम प्रपोजल, पूरा प्रपोजल सेम क्लियर कर दिया। इसका मतलब गलत थे आप, बदमाशी कर रहे थे, इंटेंशन खराब थी, नीयत खराब थी आपकी।
साबित हो गया फाइलों पे आपकी नीयत खराब थी। अभी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, उसको इन्होंने लिख दिया केंद्र सरकार को भेजो। कौन से वायलेशन है जी? कौन से रूल की वायलेशन है? कौन से प्रोसीजर की वायलेशन है? कौन से कानून में लिखा है कि केंद्र सरकार को भेजो? क्यों भेजो केंद्र सरकार को? हर चीज केंद्र सरकार को भेजो। हमें वोट मिला है, जनता से मैंने जाके पूछा, भाई आपको लाइन में खड़ा अच्छा लगता है कि आपके घर राशन भेज? कहते जी घर भेज दो, राशन बड़ा अच्छा है। हमारे घर कोई दे जाएगा, हमको क्यों राशन की दुकान पे जाना पड़ेगा? जनता बड़ी खुश है, राशन की चोरी बंद हो जाएगी। कहते केंद्र सरकार। इसमें एलजी साहब बताएं कौन से रूल की वायलेशन थी? मैं दिल्ली के 10 अस्पतालों में गया, अस्पतालों में मैंने देखा, बाकी सारी, मैंने पूछा दवाइयां मिलती है? सारे बोले हाँ जी दवाइयां मिल रही है। पर मैं देखा दवाइयों की खिड़की पे लंबी लंबी लाइन था, दवाइयों की खिड़की के पे। मैंने एमएस से पूछा, एमएस बोला जी अगर मेरे को नई खिड़कियां खोलनी है तो मेरे को फार्मासिस्ट चाहिए, फार्मासिस्ट की भर्ती करनी पड़ेगी। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा एलजी साहब ये नए फार्मासिस्ट की भर्ती कर दो। एलजी साहब ने आज तक, अगस्त का मामला है, आज तक भर्ती नहीं करी, अभी भी लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है। बताओ एलजी साहब इसमें कौन से प्रोसीजर की वायलेशन करी मैंने तो चिट्ठी लिखी थी आपको। आज भी दिल्ली में जनता लंबी लंबी लाइनों में खड़ी है। आपकी जिम्मेदारी थी, सर्विसेज आपके पास है, आपकी जिम्मेदारी थी भर्ती करने की, आपकी जिम्मेदारी थी फार्मासिस्ट नई खिड़कियां बनाने की, क्यों नहीं बनाई आपने? कौन जिम्मेदार है इसमें? कौन से प्रोसीजर की वायलेशन की हम लोगों ने? हमने कहा थाना लेवल कमेटी बना दो। शीला जी के टाइम तक थाना लेवल कमेटी होती थी, सारी आरडब्ल्यूए मिला करती थी, एमएलए आता था, वहां के लोकल लोग आया करते थे, पुलिस वाले बैठते थे, तो पुलिस वालों की एक जवाबदेही होती थी। पुलिस वालों को जवाब देने पड़ते थे, एक रिश्ता भी बनता था पुलिस का और लोकल लोगों का। थाना लेवल कमेटी अबॉलिश कर दी। हमने चिट्ठी लिखी थी लेवल कमेटी बना दो, हमने फाइल भेजी एलजी साहब के पास, एलजी साहब ने उस पर कोई, अब बस बोले मैं फाइल में नहीं बनाता थाना लेवल। उसमें क्या प्रोसीजर की गड़बड़ थी? अगर 10 साल तक शीला दीक्षित के टाइम में थाना लेवल कमेटी बनी हुई थी, तो अभी क्यों नहीं बन सकती थाना लेवल कमेटी? अभी क्या प्रॉब्लम हो गई? उस टाइम अगर प्रोसीजर ठीक था तो प्रोसीजर गड़बड़ कैसे हो गया? उस टाइम अगर रूल ठीक थे तो अब रूल खराब कैसे हो गए? वक्फ बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। हमने मेंबरों के इलेक्शन करवाए, एक एक मेंबर का अलग अलग इलेक्शन होता है। एक होता है भाई वो एडवोकेट्स उसको चूज करेंगे, एक होता है एमएलए में से चूज किया जाएगा, एक होता है हर एक, हमने सबके इलेक्शन करवाए। उसमें से एक मेंबर जो एडवोकेट्स में से चुना जाना था वो हाईकोर्ट चला गया। उस एक मेंबर के चुनाव पे हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। उस मेंबर ने हाईकोर्ट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, इस पे भी स्टे लगाओ। हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए। इस एक मेंबर के ऊपर स्टे लगाया है। हमने एलजी साहब के पास फाइल भेजी, एलजी साहब ने पूरे वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टे लगा दिया। एलजी साहब हाईकोर्ट के भी ऊपर हो गए, हाईकोर्ट की भी नहीं मानेंगे। उसमें फाइल पे लिख के भेज दिया, जब तक ये एक मेंबर का हाईकोर्ट में निपटारा नहीं हो जाता। अरे निपटारे में तो 4 साल लग जाएंगे, हाईकोर्ट में केस तो लंबे लंबे चलते हैं, तो तब तक वक्फ बोर्ड नहीं बनेगा। खूब का भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन कमा रहा है उनसे पैसा? बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड की। तो हाईकोर्ट ने जिस चीज पे स्टे नहीं दिया, जो मेंबर गया था चैलेंज करने के लिए, हाईकोर्ट का नहीं, वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टे नहीं देते, उस पे एलजी ने स्टे दे दिया। अक्षय पात्रा एक बहुत ही इज्जतदार एनजीओ है, उसमें बोर्ड के में उसमें नारायण मूर्ति और ये सब लोग हैं। ये 7 राज्यों के अंदर मिड डे मील सप्लाई करती है। कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और 2 राज्य और बीजेपी के सारे स्टेट्स। छत्तीसगढ़ बीजेपी का है, गुजरात बीजेपी का है, राजस्थान बीजेपी का है। इन सारे स्टेट्स के अंदर अक्षय पात्रा मिड डे मील सप्लाई कर रही है। जैसे अभी हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, दूसरी सरकारें उसको सीख के वो भी बना रही हैं। ऐसे दूसरी सरकारों ने अक्षय पात्रा को किया, हम वहां से सीख के आए। हमने कहा भाई उनकी अच्छी बात हम भी सीखते हैं। मैं बेंगलोर गया, मनीष जी छत्तीसगढ़ गए, हम उनकी किचन देख के आए, हम उनका सारा देख के आए। इतनी मॉडर्न किचन,
तो वो क्या करते हैं, वो सरकार, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, 5 रुपए पर बच्चा देती है, तो वो 5 रुपए सरकार से लेते हैं, लेकिन वो खाना इतना पौष्टिक और इतना अच्छा देते हैं कि 5 रुपए में होता नहीं है। वो 3 रुपए और एक्स्ट्रा डोनेशन लेके आते हैं अलग अलग कॉर्पोरेट से, तो वो लगभग 8 रुपए का खाना देते हैं। 3 रुपए अपने डालते हैं और 5 रुपए आपसे लेते हैं। इतनी शानदार मॉडर्न किचन, उनके मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, हाथ लगाते नहीं है, ग्लव्स पहनते हैं, और इतनी साफ सुथरी किचन। हमने काम दिल्ली में भी देंगे। तो हमने उनसे पूछा, 7 स्टेट्स में कोई टेंडर नहीं हुआ, 7 स्टेट्स में नॉमिनेशन बेसिस पे दिया गया उनको काम। हमने यहां पे आके फाइल शुरू करी। कैबिनेट को पावर है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, केवल अक्षय पात्रा ने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नॉमिनेशन बेसिस पे देने की पावर है कैबिनेट को। कैबिनेट ने अक्षय पात्रा को नॉमिनेशन देने के बाद लिखा, एलजी साहब ने फाइल भेज दी वापस, इस पे टेंडर करो। इससे क्या, जो अच्छे काम बीजेपी के राज्यों में हो रहे हैं, अगर अक्षय पात्रा को गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में नॉमिनेशन बेसिस पे दिया जा सकता है, दिल्ली में क्यों नहीं दिया जा सकता? इसका मतलब एलजी साहब दिल्ली को ठप करना चाहते हैं, उनकी नीयत खराब है। वो बच्चों से इसमें किसका नुकसान हुआ? आज भी हमारे बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा मिड डे मील के अंदर, उसमें चूहे निकलते हैं, उसमें अलग अलग गलत चीज वो खाना मिलता है उन लोगों को। किसका नुकसान हो रहा है? एलजी साहब देंगे जवाब एलजी साहब। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा इस तरह से है, उनकी नीयत ऐसे लगता है कि उनका मकसद बेसिकली दिल्ली को ठप करना है। मेरी एलजी साहब से हर बुधवार को मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग। मैं उसमें 1-2 चीजें आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। इन मीटिंग्स में हाथ जोड़ के मैं बहुत गिड़गिड़ाया हूं एलजी साहब के साथ कई सारी स्कीम्स पास कराने के लिए, बहुत गिड़गिड़ाया हूं। मैंने कई बार एलजी साहब को कहा, मैंने कहा एलजी साहब, अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम दिल्ली को कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। अगर हम दोनों मिल जाएं, हम दिल्ली को कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। मैंने एलजी साहब को यह भी बोला, मैंने कहा सर, मैं जानता हूं आपको बीजेपी ने पॉइंट किया है, आपकी पॉलिटिकल कंपल्शंस हो सकती हैं। अगर आपके ऊपर से किसी प्रपोजल पे प्रेशर आए, आप मेरे को धीरे से बता देना, मैं उस प्रपोजल को खुद ही विड्रॉ कर लूंगा। हमारे लिए जरूरी नहीं आपसे लड़ना हर चीज के ऊपर। यह जरूरी थोड़ी है कि हर चीज, मान लो आपके ऊपर पीएम से प्रेशर आता है कि इनकी ये चीज रोक दो, आप मेरे को हल्का सा इशारा कर दो, हम उस पर नहीं करेंगे प्रेशर। आप हमें बताओ तो सही आपकी क्या क्या कंपल्शंस हैं, जिस पे ऊपर से प्रेशर नहीं है वो तो कर दो पास। मैंने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन वो तो हर चीज के ऊपर नेगेटिव, हर चीज पे नेगेटिव। जैसे ये राशन वाला था, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, मैंने एलजी साहब को 2 बार पर्सनली जाके बोला, मैंने कहा सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है। अफसरों ने खूब उल्टा सीधा लिख रखा फाइल के ऊपर, क्योंकि अफसर नहीं चाहते रिश्वतखोरी बंद हो, अफसरों को कट मिलता है इसके अंदर, राशन से कट जाता है अफसरों को। मैंने कहा सर इस प्रपोजल को रिजेक्ट मत करना, मेरे को बुला लेना, एक बार बुला लेना। बुलाया भी नहीं उन्होंने एक बार। यही गत है मुख्यमंत्री की, यही इज्जत है मुख्यमंत्री की एलजी साहब की नजरों में। कुछ समझते हैं वो चुने हुए प्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्री को कुछ समझते हैं, मंत्रियों को कुछ समझते हैं, या तानाशाह बन गए हैं? अभी तक जितने भी प्रपोजल पास हुए हैं वो केवल और केवल मीडिया के प्रेशर में हुए हैं। जब मीडिया ने गत बनाई है इनकी किसी भी प्रपोजल के ऊपर, तुरंत दो दिन में, अरविंद मेरा तो ये मतलब ही नहीं था, मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था, और फिर तुरंत फाइल मंगा के वो कर देते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है, एलजी एंजॉयज कंप्लीट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विदाउट अकाउंटेबिलिटी। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और हम लोगों की सारी अकाउंटेबिलिटी हम लोगों की है, एंड वी हैव 0 पावर। ये तो नहीं चल सकता। जिसकी जिम्मेदारी, पावर उसी के पास होनी चाहिए। अब ये राशन के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि राशन में गड़बड़ हुई। पिछले साल मार्च के महीने में मेरी वीकली मीटिंग में एलजी साहब के साथ, वेडनेसडे की मीटिंग में मैंने एलजी साहब को कहा था
मैंने एलजी साहब को कहा था, मेरा अपना नेटवर्क है ग्राउंड पे, मेरे को चारों तरफ से खबर आ रही है ये फूड कमिश्नर बहुत ही करप्ट है। मैंने कहा जी इसको हटा दो। और पिछले 1 साल के अंदर कम से कम 3 बार मैंने वेडनेसडे मीटिंग्स के अंदर एलजी साहब को कहा, मैंने कहा ये फूड कमिश्नर बहुत करप्ट है, खूब पैसा चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, इसको हटा दो, किसी ईमानदार आदमी को बना दो। एलजी साहब ने उसको नहीं हटाया। किसकी जिम्मेदारी आज अगर राशन के अंदर चोरी मिल रही है? क्यों नहीं हटाया उन्होंने? तो मैं निवेदन करता हूं जो पीएसी है वो पीएसी एलजी साहब और इस फूड कमिश्नर के बीच के रिलेशनशिप क्या है उसकी भी जांच करिए पीएसी। और सीबीआई को मामला भेजा जाएगा उसमें भी यह रेफर किया जाए कि एलजी के और इस फूड कमिश्नर के बीच के क्या रिलेशनशिप है, इसकी जांच की जाए। मैंने कहा जज जी डोर स्टेप डिलीवरी कर दो राशन की, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म करें? अब आज सीएजी ने कह दिया भ्रष्टाचार हो रहा है, आज भी फूड कमिश्नर को नहीं हटाया इन्होंने। उसके अंदर जो जो अधिकारियों की गड़बड़ है उनको कौन हटाएगा? इन लोगों का यही ऐसे ही चलेगा, अब ऐसे ही ढांचा चलता रहेगा। तो दोस्तों मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में एक प्रोडक्ट बेचती है बना के। अब अगर रूल ऐसा बना दिया जाए कि उस फैक्ट्री के अंदर जो जनरल मैनेजर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जितने नीचे मैनेजर, जितने नीचे इंजीनियर, जितने काम करने वाले हैं, उनकी अपॉइंटमेंट उस फैक्ट्री का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है वो उनकी अपॉइंटमेंट करेगा। उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन कंपटीटर है वो उसकी अपॉइंटमेंट करेगा उस फैक्ट्री के अंदर। उस फैक्ट्री में अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी पावर उनके दुश्मन कंपटीटर के पास है। और उसके अंदर जितनी वैकेंसियां हैं उन वैकेंसियों को भी वही भरेगा। तो वो जानबूझ के आदि खाली छोड़ेगा कि इनकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी। अच्छा है, बढ़िया है, प्रोडक्शन ही नहीं होगी, माल क्या बेचेंगे मार्केट के अंदर। फिर वो जितने निर्णय लेगी कंपनी सोचती है यार मैं माल सस्ता खरीदूं, ज्यादा रेट में बेचूं, मार्केट ढूंढूं, जो निर्णय लेगी वो निर्णय भी अप्रूवल वो देगा, दुश्मन देगा। दुश्मन कहेगा नहीं ये सस्ते में माल नहीं खरीदना, महंगा खरीदो। तो वो फैक्ट्री चलेगी कैसे? फैक्ट्री तो ठप होनी है। यही हाल आज दिल्ली का है। दिल्ली के पास, एलजी साहब के पास सारी पावर्स है, वो सारी पावर्स को केवल और केवल दिल्ली को ठप करने में लगे हुए हैं। जानबूझकर मुझे लगता है ऐसे ऑफिसर्स को क्रिटिकल पोस्ट्स पे पोस्ट किया जा रहा है जो उस डिपार्टमेंट का भट्ठा बिठा दें। जानबूझ के मुझे लगता है वैकेंसीज भरी नहीं जा रही हैं ताकि दिल्ली सरकार ठप हो जाए। जानबूझ के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ इन्होंने, शिक्षा मंत्री ने पिछले साल सितंबर के महीने में एक अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट भेजी करप्शन की। उस अधिकारी ने हाईकोर्ट के अंदर झूठा एफिडेविट फाइल किया था, पकड़ा गया वो अधिकारी। इन्होंने कंप्लेंट भेजी जी सीबीआई को रेफर करो। आज 6 महीने हो गए, एलजी साहब ने एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला। भाई तुम्हारी शिक्षा मंत्री जी तुम्हारी चिट्ठी मिल गई। ये तो हालत है, मतलब इतनी इज्जत करते हैं वो शिक्षा मंत्री की। क्या किया उसका? 2 बार जब मैं वीकली मीटिंग हुई मैंने खुद कहा, मैंने कहा जी वो मनीष जी चिंतित है, एक आपको चिट्ठी भेजी थी, एक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा गया है, आप उस पर एक्शन लो। कोई जवाब ही नहीं देते। तो क्यों नहीं जवाब देते? स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिसिन आउटसोर्सिंग के केस में एक सीबीआई को रेफर किया था एलजी साहब को कि यह मामला सीबीआई, आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो भ्रष्टाचारियों को बचाना, वैकेंसियों को खाली रखना, गलत अफसरों को क्रिटिकल पोस्ट पे पोस्ट करना, यह सब क्या दिखाता है? और जितनी हमारी क्रिटिकल स्कीमें हैं उनको सबको ठप कर देना, ये केवल एक ही चीज दिखाता है कि एलजी साहब दिल्ली को ठप करना चाहते हैं और ठीकरा हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं कि ये लोग। मेरा एक ही क्वेश्चन है, हु इज एलजी अकाउंटेबल टू? Is he accountable to the Queen of England? Or is he accountable to the President of United States? Or is he accountable to the Prime Minister of India? Or is he accountable to Home Minister of India?
Is he accountable to Delhi Assembly or is he accountable to none? He is actually accountable to none. And practically, he is accountable to only BJP. BJP ने उनको बनाया है, उनकी कुर्सी तब तक है जब तक बीजेपी चाहेगी. तो practically he is accountable to BJP. Aid and advice of Council of Ministers of Delhi government is not binding on LG. Aid and advice of BJP is binding on LG. जिस दिन LG ने BJP की aid and advice नहीं मानी, 24 घंटे के अंदर उनको रास्ता बाहर का दिखा देंगे कि तो दोस्तों मेरे को लगता है कि समाधान यही है, जो पावर्स शीला जी के पास थी वो वाली सारी पावर्स दिल्ली सरकार को रिस्टोर की जाए. सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास हमेशा से था, दिल्ली सरकार के पास आना चाहिए. ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर्स दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए. ऑफिसर्स के खिलाफ विजिलेंस की प्रोसीडिंग्स की, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की, सस्पेंड करने की, डिसमिस करने की पावर दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए. एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के ऊपर सख्त कदम उठाया जा सके. और कोई भी फाइल दिल्ली सरकार के पास एलजी के पास नहीं जानी चाहिए जैसे दूसरे स्टेट्स के अंदर होता है. सारा काम गवर्नर के नाम पे होता है, लेकिन फाइलें कोई एलजी के पास से गवर्नर के पास नहीं जाती. मेरा अपना यह मानना है, जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो केवल और केवल एलजी उन विषयों के ऊपर एक्सप्रेस कर. ये क्यों रखा गया था? दिल्ली को आधा राज्य आधा यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? क्योंकि केंद्र सरकार को एक ये डर था कि दिल्ली में अगर कोई ऐसी सरकार आ गई, क्योंकि केंद्र सरकार का सारा ढांचा यहां पे है, क्योंकि ये राजधानी है, तो केंद्र सरकार के इंटरेस्ट्स को कभी किसी तरह से वायलेट ना किया जाए. तो एलजी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन केवल और केवल उन विषयों पे होना चाहिए जहां पे केंद्र सरकार के इंटरेस्ट्स का कंफ्लिक्ट पैदा होता है. मान लो केंद्र सरकार की कोई जमीन है, हम उस पर कुछ करना चालू कर दें, उसमें एलजी का इंटरफेरेंस होना चाहिए. ये डे टू डे राशन, बिजली, पानी, सड़कें, इसके ऊपर एलजी का कोई से नहीं होना चाहिए और एलजी को कोई फाइल नहीं जानी चाहिए. और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने एलजी साहब को समझाओ. मेरी प्रधानमंत्री जी से अंत में यही निवेदन है, लाइन को लंबा खींचो. जो अभी अखिलेश ने बोला था, हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 1 लाख बना के दिखाओ पूरे देश के अंदर, तब जनता आपकी तारीफ करेगी. हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, आप केजरीवाल को 100 तक सीमित कर दो. तो इस देश की जनता ऐसी नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करती. मनीष सिसोदिया 250 स्कूल बना रहा है, आप प्रधानमंत्री हो, 2.5 लाख बना के दिखाओ स्कूल पूरे देश के अंदर.